पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ द स्पेंडिंग ऑफ रेवेन्यू बाय द स्टेट। गवर्नमेंट जो रेवेन्यूज़ को स्पेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। और पब्लिक रेवेन्यू मतलब कौन सी रेवेन्यू? तो जब गवर्नमेंट को जिन भी सोर्सेज से इनकम होती वो सभी सोर्सेज, तो उनको हम क्या कहते हैं? पब्लिक रेवेन्यू, जिससे भी गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। अब ये जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है उसे स्पेंड करती है, किस पे स्पेंड करती है? सोसाइटी पे स्पेंड करती है। तो गवर्नमेंट पब्लिक से लिए जाने वाले पैसे को जब पब्लिक पे ही खर्च करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को स्पेंड करना। तो बेसिकली ये क्या है? यहाँ पे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। और पब्लिक गुड्स होते क्या हैं? जो सभी के लिए यूज़फुल हों, है ना। एक्सक्लूडेबल वाला या राइवलरी वाला सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पब्लिक गुड्स सबके लिए हैं, जो सोसाइटी की बेनिफिट के लिए होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट उन रेवेन्यूज़ का खर्च इस तरीके से, उन रेवेन्यूज़ को इस तरह से स्पेंड कर रही है कि वो सभी को, सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हों, तो वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी की बेटरमेंट करना, सोसाइटी में फ़ायदा पहुंचाना, उसे और इम्प्रूव करना, सोसाइटी की डेवलपमेंट करना, जो कम्युनिटी है उनकी वेलबींग को इंक्रीज़ करना। तो इस मोटिव से ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। सो बेसिकली इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटीज़ है, जो भी वो एक्सपेंडिचर्स करती हैं सोसाइटी के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी देखें तो क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब कुछ खर्च करती है सोसाइटी के ऊपर, तो जो भी एक्सपेंसेस वो करती है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब वो एक्सपेंडिचर किस मोटिव से होने चाहिए? वो एक्सपेंडिचर्स सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होने चाहिए, उनको आगे और डेवलप करने के लिए होने चाहिए। तो उनको डेवलप करने के लिए और सभी के हित में, प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सोशल मोटिव से, जब वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, जो भी खर्चे कर रही है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है ना। और तो ये सब क्या हो गए? ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हो गए। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी किसी के भी थ्रू की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता, इन्होंने क्या कहा? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकिंग टू सेटिस्फाई दोज वांट्स विच इंडिविजुअल्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन नॉट सेटिस्फाई एफिशिएंटली। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम उन वांट्स को, उन चीज़ों को, उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं जो बीइंग एन इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअल की कैपेसिटी में आप जिन वांट्स को सेटिस्फाई एफिशिएंटली नहीं कर सकते हो, उन वांट्स को सेटिस्फाई करना ही पब्लिक एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने लिए रोड बनवाना चाहूँ तो मैं अपने लिए रोड नहीं बनवा सकती। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये अपनी वांट में सेटिस्फाई नहीं करवा सकती। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से लेके, मतलब सपोज करिए कहीं पे भी मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए मैं नेशनल हाईवे बनवा दूँ, है ना। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए ऐसा रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो ऐसी वांट्स जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरी नहीं हो सकती है और उस वांट को सेटिस्फाई जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसी को क्या कहलाते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये J.K. मेहता की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट क्या क्या है? तो डॉल्टन ने अपनी बुक में कहा था, जिस बुक का नाम था पब्लिक फाइनेंस इन 1922 में, उन्होंने कहा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट को अगर एग्जामिन करना तो उसको हमको बेसिकली कहाँ पे एग्जामिन करना पड़ता है? कि प्रोडक्शन पे क्या उसका इफेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट है, और अदर एरियाज में उसका क्या इफेक्ट है। राइट। अब हम यहाँ पे एक एक करके एक एक एरियाज़ को समझेंगे। जैसे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रही है, गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे क्या होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे इफेक्ट समझने के लिए हम क्या इसे कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर का इफेक्ट समझना है तो हमें ये समझना पड़ता है कि उसका इफेक्ट उनकी एबिलिटी, उनकी विलिंगनेस पे क्या पड़ रहा है। उनकी मतलब आपके पब्लिक की, सोसाइटी की एबिलिटी, विलिंगनेस और उनका रिसोर्स का जो डाइवर्जन का एरिया है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम उसे स्टडी करते हैं तो उसी को कहते हैं इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। तो एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, willingness to work, save and invest, and the last one is what? Effect on allocation of resources among different industries and trade, that is diversion of resources. तो यहाँ पे क्या क्या समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब जब हम प्रोडक्शन पे इफेक्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। ठीक है, ये कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, है ना, कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए कम्युनिटी की।
तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? जब हम ऐसे खर्चे करेंगे जिससे कि लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, लोगों के स्किल्स में इन्हांसमेंट होगी। तो जब इन सब चीज़ों में उनकी हेल्थ ग्रो करेगी, उनका एजुकेशन अच्छा होगा, अगर इन सब चीज़ों पे हम वर्क करेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर्स हम करेंगे, तो उससे उनकी एबिलिटी बढ़ेगी। एबिलिटी किस चीज़ की बढ़ रही है? एबिलिटी टू वर्क, काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी। जब वो काम करेंगे तो क्या होगा? इनकम जनरेट होगा, इनकम राइज करेगी। जब इनकम राइज करेगी तो सेविंग्स इंक्रीज़ करेंगी, जब सेविंग्स इंक्रीज़ करेंगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली हमें एक्सपेंडिचर ऐसा करना है जिससे कि उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत है ना, उनकी क्वालिटी वो बढ़े। तो हमें एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करना चाहिए, हेल्थ पे करना चाहिए, कम्युनिकेशंस पे करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ पे करना चाहिए, ऐसी जगह पे, स्किल्स पे करना चाहिए, ऐसी जगह पे करना है जिससे कि उनके काम करने की जो काबिलियत है वो इंक्रीज़ हो। और जब वो इंक्रीज़ होगी तो ये सेविंग्स बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क एंड सेव इन्वेस्ट। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका इफेक्ट हमको विलिंगनेस पे भी समझना पड़ेगा। समटाइम्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो विलिंगनेस पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। यहाँ विलिंगनेस पे एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? विलिंगनेस मतलब काम करने की चाहत, है ना, आप कितना वर्क करना चाहते हो, विलिंगनेस टू वर्क। तो चाहत क्या है? तो कई बार इस आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऐसे हो जाते हैं जो विलिंगनेस को क्या करते हैं? एडवर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दूंगी, या ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करूंगी, या मैंने सिकनेस बेनिफिट दे रहे हैं, है ना, हमने बहुत ज़्यादा सिकनेस बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब है आप एक मेडिकल वो बनवाइए, और मेडिकल बनवाने के बाद हमको 1 महीने की रिलीफ देंगे विथ पे, मतलब आपको सैलरी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब अगर इस तरह के बेनिफिट्स, इस तरह की चीज़ों में मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, मैं सैलरी बांट रही हूँ, सिकनेस बेनिफिट्स दे रही हूँ, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही हूँ, पेंशन्स बांट रही हूँ, तो रिजल्ट क्या होता है इसका? कि हमको तो पैसे मिल ही जाएंगे, है ना। तो काम करने की चाहत कम हो जाती है। ये टाइम पास कर दो, इतना टाइम कर लो, क्योंकि बाद में पैसे तो आने ही आने हैं। 50 तक किसी तरह काम कर लो, 60 के बाद तो पेंशन्स आने वाली है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है काम करने की, है। सिकनेस का बेनिफिट मिल रहा है तो ठीक है, एक किसी से भी अपना डॉक्टर अपने नोन में है, उनसे एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और 2 महीना आराम से अपना घर बैठते हैं, पैसे तो आएंगे आएंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स नहीं होने चाहिए जिससे आपकी काम करने की जो चाहत है वो उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांट रही हूँ, बेरोजगारी भत्ता, अब मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रही हूँ तो एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू इकट्ठा की तो उस रेवेन्यू से एक हैवी अमाउंट तो जा रहा है, भले पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 1000 या 2000 जा रहा है, पर ओवरऑल देखिए तो हैवी एक्सपेंडिचर है। अब उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या पड़ा? क्या प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उससे? नहीं, ये तो क्या हो गया, आपकी विलिंगनेस खत्म कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉय, आप बेरोजगार हो, कोई बात नहीं, आप घर बैठो, हम आपको पैसे देंगे। ये तो सही तरीका नहीं है। अगर वही हैवी एक्सपेंडिचर हम उनकी स्किल पे लगा दें, उनकी स्किल को डेवलप करें, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उन्हें काबिलियत आएगी, तो वो जॉब पाएंगे, पैसे आएंगे, वर्क होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी और पूरा इकोनॉमिक ग्रो करेगी। तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट का मतलब ये हो गया। अब थर्ड इज क्या? इफेक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो यहाँ पे क्या बात हो गई कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसे ये देखना होगा कि पर्टिकुलरली किस जगह पे, किस इंडस्ट्रीज़ को उसे इनकरेज करना है, कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से अपने प्लान्स को फ्रेम करती है। जैसे कि हमें पता है कि हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल पोजीशन में लेके आनी है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। तो जब मुझे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो मुझे क्या करना होगा? अब सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टैक्स का बेनिफिट देना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ को और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा जिससे कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और ग्रो कर पाए। जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप फेवरेबल पोजीशन में आएंगे। जब आप फेवरेबल पोजीशन में आएंगे तो आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इंटरनेशनल मार्केट में, है ना। तो जैसे आप देखते हैं ना कि $1 इक्वल टू 74 पॉइंट समथिंग रुपीज़ चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जो 74 रुपये आपको मिल रहे हैं वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे। वीक पोजीशन में आपकी करेंसी नहीं आएगी, आपकी करेंसी की पोजीशन वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेगी। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज है उनका सही जगह डाइवर्जन हो, जहाँ जिस इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उसको एलोकेट कराया जाए, जिस जगह पे हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिस सेक्टर को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जहाँ से हमें ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया को प्रमोट करने के लिए नए नए प्लान्स को लाया जाए। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर करना चाहिए, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना। तो ये क्या हो गया, हम आपको छूट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं ना, पैसा मुझे आता वो नहीं आएगा, तो हमें उस पर पढ़ना है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट प्रोडक्शन पे पढ़ने का मतलब ये हो गया प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर रही है, आपकी काबिलियत हो रही है वर्क करने की,
कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं, आपकी विलिंगनेस इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं, और रिसोर्सेज का सही से एलोकेशन हो रहा है या नहीं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। सेकंड इफेक्ट जो पब्लिक फाइनेंस की बुक्स के अकॉर्डिंग डॉल्टन के थे वो क्या था, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको समझिएगा। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ मतलब हो गया कि पुअर और रिच के बीच में जो इनइक्वालिटी है ना उसको कम करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट इसका पॉजिटिव पड़े। आप जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसका प्राइमरी एम होना चाहिए सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, है ना, मैक्सिमाइज सोशल बेनिफिट्स होना चाहिए कि जिससे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और वो ग्रो करें, है ना। अब ये अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो इनइक्वालिटी है इनकम की वो रिमूव हो सके। तो इनइक्वालिटी रिमूव कैसे होगी, जब हम एक्सपेंडिचर्स इस तरीके से करें कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं, उनके पास पैसे जाएं, है ना, उन तक फंड पहुँचे, मोबिलाइज हो वहाँ पे फंड। और हम फंड मोबिलाइज कैसे कर पाएंगे, जो रिच लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करें। तो रिच के पास ज़्यादा पैसा है तो उनसे पैसे ले लीजिए, एक्सपेंडिचर वहाँ करिए जिससे गरीबों के पास ज़्यादा फ़ायदे मिल सके, वो और ग्रो कर सकें। अगर उनके लिए ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स आप लगाएंगे, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करेंगे वीकर सेक्शंस के, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी बन जाएगी, इनकम इक्वालिटी आ जाएगी। आपने रिच से लिया, गरीब को बांट दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने किया। तो ये इफेक्ट होना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर आप जो कर रही है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका इफेक्ट देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनइक्वालिटी ज़्यादा प्रमोट हो रही है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना है, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ करना है आपको। तो रिच से चार्ज किया जाए, पुअर को फ़ायदे पहुंचाए जाए, इस तरह से आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। अब मैं सारे फ़ायदे सारी चीज़ें कर रही हूँ अमीरों के लिए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। देखिए इफेक्ट ऑन कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि जो पुअर की कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करे, कंज्यूम करने की कैपेसिटी। इसको इकोनॉमिक पॉइंट से रिलेट करिए। अगर आपके कंट्री में कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंज्यूम करने का मतलब आप डिमांड क्रिएट करो, आपको उस चीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत है, तो जब आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो उसको मीट आउट करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, मतलब प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी बढ़ने का मतलब आपकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छा है। अब वो जीडीपी क्या करती है, आपकी इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर एक तरीके से होती है। तो जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो कंजम्पशन बढ़ाने पे आपको फोकस करना है। तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसका इफेक्ट हमें किस पे देखना होगा, कंजम्पशंस पे। अब कंजम्पशन पे कैसे देखेंगे कि जब आप पुअर के फेवर पे खर्च करें, तो जब आप गरीबों के लिए खर्चे करेंगे, उनको स्कूल, उनके एजुकेशन सेक्टर, उनके हेल्थ पे आप इनके लिए जब काम करेंगे तो या फिर आप उनके रोजगार के लिए, जैसे हमने कह दिया मनरेगा वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इससे क्या हो गया, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। अब वो काम करेंगे, तो जब वो काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर जाएगी। कंजम्पशन तो डिमांड बढ़ी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तो जीडीपी इंक्रीज करी, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें उनकी कंजम्पशंस को प्रमोट करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वेलफेयर प्रोग्राम पे काम करेगी तो ज़्यादा फायदेमंद हो। जैसे फ्री एजुकेशन दे, हेल्थ पे उनके केयर करे, हेल्थ केयर पे काम करे, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे, उनके घर रहेंगे तो अब वो घर में रहने के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे, अब वो पैसे खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में खर्च करेंगे। तो ये कंजम्पशंस पे इफेक्ट देखना होगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, जो पुअर लोग हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी कंजम्पशन प्रोसेस इंक्रीज हो रही है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये क्या कहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है, डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये जो है इसमें इनस्टेबिलिटी ना रहे, ये फ्लक्चुएट ना करें, ये एक स्टेबल पोजीशन में आए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इस इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, राइट। तो अब देखो इसको अगर एक एग्जांपल से समझते, जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होता क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है कि जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। अब किसी चीज़ की प्राइस क्यों बढ़ेगी, है ना। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक पेन है और पेन की प्राइस 20 रुपये हो गई, तो 20 रुपये पेन की प्राइस क्यों हुई होगी, जरा एनालिसिस करेंगे इस चीज़ को। इसका मतलब हुआ कि बट ऑब्वियसली बात उसकी डिमांड बढ़ गई होगी, है ना। डिमांड बढ़ी तभी तो हुआ। अब डिमांड क्यों बढ़ी, इसका मतलब अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होते
सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होते तो डिमांड बढ़ने की बात ही नहीं आती। इसका मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई में शॉर्टेज आई, तभी तो डिमांड बढ़ी। 10 लोग मांगने के लिए आ गए और मेरे पास एक ही पेन होगी तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगी। तो जब प्राइस बढ़ गई इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पा रहा, डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब डिमांड क्यों ज़्यादा होगी, लोग क्यों मांगेंगे, जब ज़्यादा इनकम होगी, है ना, जब ज़्यादा पैसे मार्केट में होंगे। तो इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब मनी ज़्यादा नंबर्स में होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है। मैं क्वांटिटी की बात करूँ, क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है पर मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो पावर है वो कम होती है। जो 1 रुपये काम कर सकता था वो अब 10 रुपये काम कर पाएगा। इसका मतलब कि मनी की जो पावर थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, मनी की जो वैल्यू है, पावर है, वो डिक्रीज कर जाती है, डिमांड मीट आउट नहीं कर पा रही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो मनी की है वो इंक्रीज कर रही होती है। ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, ये इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो क्या करेंगे, अब अगर इन्फ्लेशन की सिनेरियो है तो आप जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना वो सोच समझ के करना चाहिए। उसको क्या करें, रिड्यूस करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करे इस सिनेरियो में। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो पुअर्स के पास या अमीर जो भी रिच पर्सनस हैं उनकी डिमांड कम होगी। आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं या फ्री में आप हेल्थ का करवा रहे हैं और भी जो बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं या टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, आप इनको कम करिए, एक्सपेंडिचर्स कम करिए। आप क्यों एक्सपेंडिचर्स कम करिए, क्योंकि अगर आप ये कम नहीं करेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, लोगों को फायदे मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, सप्लाई मीट आउट हो नहीं पाएगी। तो इन्फ्लेशन के सिनेरियो में पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। वहीं पे अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो गई है तो डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक को स्टेबल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। वो इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है थ्रू देयर एक्सपेंडिचर्स साइजेस, कि कब हमें इसको एक्सपैंड करना है, कब हमें उसे कंट्रोल करना है, राइट। अब इसके बाद इसका लास्ट इफेक्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो इकोनॉमी को ग्रो करने वाला होना चाहिए। वो अलग अलग सेक्टर, आप देखो कौन से सेक्टर में किस तरह से ज़रूरत है, उन सेक्टर्स को प्रमोट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपका एजुकेशन सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेक्टर्स हैं आपके। तो आप उनको इम्प्रेसिव ग्रो करो, उनको जहाँ पे जिस सेक्टर्स को जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उस तरीके से एक्सपेंडिचर करो जिससे आपकी इकोनॉमी इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल टूल की तरह यूज़ किए जाते हैं, राइट। ये रिसोर्सेज को सही जगह एलोकेट करवाते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे हमें इकोनॉमी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर करो। तो ये जो है आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट हैं प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंजम्पशन पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ये 5 पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वैगनर्स लॉ, तो ये जो प्रिंसिपल है वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वैगनर के नेम पे रखा गया है, जो कि 1880 में किया गया, प्रपोन्ड किया गया। तो ये लॉ देखिए नाम से इसको समझिए, वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। स्टेट एक्टिविटीज़ मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो ये लॉ बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे। मीन्स यहाँ पे पूरी थ्योरी में एडोल्फ वैगनर ने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ ड्राइव किया और वो लॉ ये कहता था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ करती जाती है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगी, वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज़ करती है। तो आपको अगर इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का इंक्रीज़ होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लॉ उन्होंने प्रपोन्ड किया था वो कैसे किया था, तो इन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप बताई थी इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक सेक्टर के बीच में, कि पब्लिक सेक्टर्स मीन्स गवर्नमेंट के जो सारे सेक्टर्स हैं अगर उस पर एक्सपेंडिचर्स हो रही हैं, गवर्नमेंट उस पर उसको इम्प्रूव कर रही है तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इसी रिलेशनशिप को इस लॉ में ड्राइव किया गया था। ये जो लॉ है एक हिस्टोरिकल एविडेंस है किस बात का, जो एनालिसिस की गई थी जर्मनी पे, वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ कैसे हुई, क्या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उस चीज़ को एनालिसिस करके इस लॉ को प्रपोन्ड किया गया था। तो वैगनर्स लॉ स्टेट्स दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेज एज इनकम ग्रोथ एक्सपेंड्स। तो इनकम ग्रो करेगी, जितना वो इनकम एक्सपैंड करेगी उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करता चला जाता है। ठीक है, अब हम इस पूरे एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे।
तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, इसमें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और कंक्लूड किया कि पर कैपिटा इनकम जो होती है और जो आउटपुट होती है कंट्री की, वो इंक्रीज़ कैसे करती है, जब पब्लिक सेक्टर्स जो नेशन है, वहाँ के जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जब वो ग्रो करते हैं तो अपने आप ये सब चीज़ें इंक्रीज़ कर जाती हैं। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, रोड बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, यूनिवर्सिटीज़ बनवा रही है, तो अगर वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रही है, उसे ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आपके आउटपुट पे पड़ेगा। आउटपुट पे पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो इंक्रीज़ करेगी। ये पूरी थ्योरी का एनालिसिस था इनका। इन्होंने कहा कि ये इम्प्लाई क्या कर रही है कि नेशनल इनकम जो इंक्रीज़ करती है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, वो साइज़ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा या आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो गवर्नमेंट के होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो पाते हैं। तो बेसिकली क्या मतलब हमारा निकलता है कि अगर गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिस भी स्पीड से बढ़ता है उससे ज़्यादा स्पीड से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो ये पूरा एक तरीके से इस पर फॉर्मूला है, फंक्शनिंग होती है जो कहती है कि आपकी जो जीएनपी होती है वो फंक्शनिंग है किसकी, पर कैपिटा इनकम की फंक्शनिंग है। तो ये बेसिकली उस पर काम करती है। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि आखिर जो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है वो क्यों करती है, क्या रीजंस हैं, क्यों गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने चाहिए या कैसे इंक्रीज़ करती है। इसी को हम दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं कि वैगनर्स का जो लॉ है वो किन रीजंस की वजह से अप्लाई होता है कंट्रीज़ पे। मतलब वैगनर का लॉ क्या था कि भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकॉनमी ग्रो करेगी, इकॉनमी ग्रो करती है इसका मतलब पर कैपिटा इनकम उससे ज़्यादा स्पीड में ग्रो करती है। तो अगर आपकी नेशन में इनकम हो रही है, आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो लॉ है वो किन रीजन से एप्लीकेबल है, किन रीजन से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, क्या कारण है। तो जैसे एक एग्जांपल होता है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है वो क्या है आपका, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस। तो जो गवर्नमेंट की जो ट्रेडिशनल वर्क है ना, परंपरागत कार्य जिन्हें हम कहते हैं, जो इनको करना ही करना होता है, वो एक एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को करना ही है, उसको वो इनके एक्सपेंडिचर्स को या वैगनर्स का जो लॉ है उसको अप्लाई कर देता है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होगी वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराएगी, सिविल एमिनिटीज़ को बढ़ावा देगी, उसको सही कराएगी। भाई रोड है, सीवर सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, इन सबको वो क्या करेगी, वो डेवलप करेगी, है ना। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है तो पुलिस पे वर्क करेगी, जेल पे, कोर्ट पे, जजेस पे, इन पे वर्क करेगी। अपने डिफेंस सिस्टम को तो अपने एयरफोर्स, नेवी, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगी, वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है, तो ये इनका ट्रेडिशनल वर्क है। तो जब ये इस पर काम करेंगे तो बट ऑब्वियसली बात, इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये भी रीज़न है कि वैगनर्स का लॉ एप्लीकेबल बन जाता है। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ न्यू फंक्शंस। तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, इन जो ट्रेडिशनल वर्क है भाई अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना और नॉर्मल एमिनिटीज़ को परफॉर्म करवाना, उन सब के अलावा वो क्या करती है, एक्सटेंसिव करती है, अपने वर्क को एक्सटेंसिव करती है और एक्सपैंड करती है। तो उसके लिए कि उन्हीं की गवर्नमेंट बनी रहे और आगे भी उनकी गवर्नमेंट आए, इसके लिए वो अलग अलग नए स्कीम्स लॉन्च करती हैं, नई नई चीज़ें करती हैं। तो वो अलग फॉर्म में एक्सपेंडिचर कर देती हैं। अब ये जो नए फॉर्म में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए और अपने वर्क को एक्सटेंसिव करने के लिए एक्सपेंडिचर करती हैं, वो क्या कहलाता है, वैगनर्स लॉ को अप्लाई कर देता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन करा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा, हेल्थ इंश्योरेंस, स्कॉलरशिप, लो कॉस्ट में हाउसिंग देना, ये सब जो भी एक्स्ट्रा वर्क हैं वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट खुद को स्टैब्लिश कराने के लिए भी करती है और क्या करती है, लोगों में अपने आप को रिलायबल बनाने के लिए, अपने वर्क को एक्सटेंसिव कराने के लिए करती है। तो जब वो कर रही है एक्सपेंडिचर तो इकॉनमी ग्रो करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी तो वैगनर्स का लॉ अपने आप आ गया। क्योंकि वैगनर्स का लॉ कहता ही यही है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जितना गवर्नमेंट खर्चे करेगी उतनी इकॉनमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ पब्लिक एंड मेरिट
गुड्स। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कि सभी के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे रोड हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, तो ये सभी के लिए हैं, ये सभी के थ्रू कंज्यूम किए जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट बनाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, राइट। तो ये अब इसी तरीके से मेरिट गुड्स की बात करते हैं। सोशली डिज़ायरेबल गुड्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सोसाइटी को होती है, ये इस बेसिस पे नहीं कि आप उसकी आपकी एबिलिटी है उसको पे करने की, इस वजह से नहीं, क्योंकि आपके लिए डिज़ायरेबल है, सोशली डिज़ायरेबल है, इसलिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक स्कॉलरशिप है, राइट टू एजुकेशन है, हेल्थ बेनिफिट्स है, तो ये इन सब पे भी काम करती है। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अब ये एक्सपेंडिचर करती है तो जो वैगनर्स का लॉ है वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है, इन रीजंस की वजह से वो एप्लीकेबल हो जाता है। या मैं ये कहूँ कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रीजंस की वजह से इंक्रीज कर जाती है, राइट। तो ये हो गया वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। तो जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी क्यों कहा गया? क्योंकि एडोल्फ वैगनर ने जो जितनी भी चीज़ें डिसाइड की हैं, जो भी चीज़ें कहीं, वो बेसिकली उन्होंने स्टडी की थी जर्मनी पे। तो वहाँ पे उन्होंने 1880 में जो वहाँ की चीज़ों को स्टडी की और उसके बेसिस पे उन्होंने ये लॉ ड्राइव कर दिया। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये सब पे एप्लीकेबल की बात नहीं होती है, क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने बहुत थोड़े से एरिया पे रिसर्च करके एक लॉ प्रपोज कर दिया। बट अगर प्रैक्टिकल व्यू में इसकी बात करें तो ये जो एडोल्फ वैगनर का लॉ है वो वाइडली एक्सेप्टेबल लॉ है। मैक्सिमम कंट्रीज़ इस लॉ को एक्सेप्ट करती हैं और इसी पे काम करती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेन्युइन माना गया है। बट हाँ, क्रिटिसिज्म दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इसका नेग्लेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर। जैसे कि देखिए, ये इसका मतलब क्या हो गया कि वॉर एक्सपेंडिचर के इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट किया गया। देखिए, एडोल्फ वैगनर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इकॉनमी ग्रो करती है, तो इकॉनमी को ग्रो कराने के लिए एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। लेकिन वॉर जब होता है आपका तो उसमें गवर्नमेंट के ही तो एक्सपेंडिचर होते हैं। तो क्या यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो क्या इकॉनमी ग्रो करती है? नहीं। तो वॉर एक्सपेंडिचर पे जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वॉर टाइम पीरियड पे जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हुए हैं, उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे क्या पड़ रहा है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा ये थ्योरी क्या है, ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, क्योंकि ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए। उनका मानना है ऐसा कि गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी, काम ज़्यादा करेगी, तो इकॉनमी ग्रो करेगी और उससे ज़्यादा स्पीड में पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करेगी। तो ऐसा होना चाहिए। थोड़ी नॉर्मेटिव थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से नॉर्मेटिव थ्योरी है। तो ये तो वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ है। वॉइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस थ्योरी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिस्टर जैक वॉइसमैन और एलन टी पिकॉक के थ्रू दी गई थी। इन्होंने 1890 से लेके 1955 के टाइम पीरियड पे यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे स्टडी की थी, और उस स्टडी के बाद उन्होंने 1961 पे एक बुक पब्लिश की, द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम। जो भी स्टडी की उसकी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने उस बुक में मेंशन की थी। ये जो पूरी स्टडी थी इनकी, बेसिकली वो वैगनर्स लॉ पे ही बेस्ड थी, जहाँ पे अब वैगनर्स लॉ के बारे में हमने बात कही थी, पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है हमने, कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसके इंक्रीज़ करने के बारे में ही ये पूरा लॉ था। तो इनकी पूरी जो ये वैगनर्स पिकॉक हाइपोथेसिस थ्योरी है वो वैगनर्स लॉ पे ही डिपेंड कर रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ करने के प्रॉस्पेक्ट्स को यहाँ पे इस थ्योरी में समझेंगे कि कैसे इंक्रीज़ करता है, या क्यों इंक्रीज़ करता है, या किस स्पीड में, किस मूवमेंट में ये इंक्रीज़ करता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वॉइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस थ्योरी जो है, वहाँ पे कहा गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ और कंटिन्यूस मैनर में इंक्रीज़ करता है, कि स्लोली और एक कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है एक्सपेंडिचर्स की, कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके वो इंक्रीज़ कर रहा हो, कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये कैसे इंक्रीज़ करता है, जर्क्स में या स्टेप्स लाइक फैशन में इंक्रीज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी जो एक्सपेंडिचर है वो 10 और 20 के बीच में हो रहा है, बाद में जब एक्सपेंडिचर होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा। तो ये एक जर्क में इंक्रीज़ करता है ना, स्टेप्स के लाइक जैसे स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं ना, इस तरह से वो इंक्रीज़ करता है। एक कंटिन्यूस मैनर में एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं करता है। यही इस थ्योरी का मेन लॉ है।
अब ये थ्योरी आई कैसे है, इन्होंने ये ड्राइव कैसे किया है कि ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आता है, ये स्टेप में आता है। तो इसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था? और इन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे करती है? रेवेन्यू पे करती है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होती हैं। और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कहाँ से होती है? टैक्स से होती है। टैक्स इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो पब्लिक से टैक्स लेती है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, और उसी रेवेन्यू को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने की बात आती है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, और अगर गवर्नमेंट रेवेन्यूज इंक्रीज़ करना है तो टैक्सेशन इंक्रीज़ करना है। लेकिन होता क्या है कि जो पब्लिक होती है वो टैक्स देने के लिए रेडी नहीं होती है। आप उनसे जो नॉर्मल सिनेरियो में जो टैक्स रेट चल रहा है, आप अगर उस टैक्स रेट से इंक्रीज़ करने की बात करेंगे तो वो रेडी नहीं होंगी। तो अगर टैक्स रेट इंक्रीज़ नहीं होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, राइट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर इंक्रीज़ करना है तो टैक्स इंक्रीज़ करना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो टाइम होता है वॉर की सिचुएशन। तो वॉर की सिचुएशन को क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि कहा कि वॉर और इमरजेंसी एक ऐसा सिनेरियो होता है जिस सिनेरियो में पब्लिक की सिंपैथी आपके साथ हो जाती है, आपके साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ हो जाती है। उस टाइम पीरियड में वॉर या इमरजेंसी सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन पब्लिक पे इम्पोज करती है तो पब्लिक उसे पे करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है, उन्हें अपनी कंट्री अपने नेशन का सपोर्ट करना है, तो वो उस टैक्स के लिए रेडी हो जाते हैं। और वॉर एंड इमरजेंसी के सिनेरियो में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया जहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया और टैक्स भी बढ़ गया। बाद में जब वॉर या इमरजेंसी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और प्रीवियस सिनेरियो में हम पहुँचेंगे, नॉर्मल सिनेरियो में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है जो पहले इंक्रीज़ कर दी गई वॉर टाइम पे, वो वापस से पुराने सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो कभी भी डिक्रीज़ करके उस प्लेस पे नहीं पहुँचेगी जो प्रीवियस में था, वॉर से पहले के सिनेरियो में था। सिमिलरली टैक्सेशन में जो हमने वॉर टाइम पे एप्लीकेबल कराए थे, इम्पोज किए थे, वो टैक्सेशन हम डिक्रीज़ तो करेंगे पर सारे टैक्स रेट डिक्रीज़ नहीं किए जाते, सारे टैक्स नहीं डिक्रीज़ किए जाते। तो बेसिकली टैक्स भी जो है आपका वापस से उस सिनेरियो में जो वॉर के पहले का सिनेरियो था उस सिनेरियो में कभी नहीं पहुंचता है। तो जो वॉर के पहले की सिचुएशन थी, आप भले ही वॉर के टाइम के बाद, वॉर फिनिश होने के बाद आप एक्सपेंडिचर्स को, टैक्स को, सबको डिक्रीज़ करिए, बट स्टिल आप वॉर के पहले की सिचुएशन से ज़्यादा ही रहेंगे। यही बेस इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए बनाया। उन्होंने कहा वॉर और इमरजेंसी में जब हम ये चीज़ें इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमेशा प्रीवियस सिनेरियो में नहीं पहुंचता है, मतलब हमेशा ही ऐसा होगा कि वो कभी भी प्रीवियस सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा और उनसे ज़्यादा ही दिखेगा, एक जर्क में दिखेगा कि वो इंक्रीज़ हो चुका है, राइट। अब इस थ्योरी की बात, जो ये पूरा वॉर और इमरजेंसी की सिचुएशन आई, उसी बात पे उन्होंने कहा कि ये पूरी हाइपोथेसिस को हमने 3 सेपरेट कॉन्सेप्ट में कंप्राइज कर दिया है। अब 3 सेपरेट कॉन्सेप्ट कहाँ निकल के आए इस पूरे वॉर सिनेरियो में? हमने क्या देखा कि वॉर के पहले का सिचुएशन क्या था, एक्सपेंडिचर का और टैक्स का। वॉर के टाइम पीरियड में हमने दोनों को इंक्रीज़ कर दिया, दोनों को इंक्रीज़ करने के बाद क्या हुआ, वॉर फिनिश हुई, वॉर फिनिश हुई तो दोनों डिक्रीज़ हुए। तो अब क्या हुआ, दोनों जब डिक्रीज़ हुए टैक्स और एक्सपेंडिचर, लेकिन वॉर के पहले के एक्सपेंडिचर और टैक्स के इक्वल कभी नहीं होंगे, वो हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेंगे। यही बेस है इसका। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट जो बन के आता है वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का बनता है। 3 इफेक्ट्स में इसको सेपरेट किया गया। तो पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेस, उस पोजीशन से चेंज हो गई है वो पोजीशन, वो प्लेस। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे स्टेप्स लाइक इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ड्यू टू इवेंट्स लाइक वॉर एंड अदर इमरजेंसीज। यहाँ जो स्टेप की तरह इंक्रीज करने वाला है, तो ये जो इंक्रीज होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर किसकी वजह से होगा, जैसे वॉर या कोई अदर इमरजेंसीज का सिनेरियो आया उसकी वजह से इंक्रीज होगा। ठीक है, हमने यहाँ समझा ही पहले। तो यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट फोर्स कर देती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को उनको बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि वॉर है आपके पास, तो आप इसके लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशंस में क्या होता है, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। तो अब पुराने सिनेरियो से, वॉर के पहले वाले सिनेरियो से जो पोजीशन थी एक्सपेंडिचर की और टैक्स की, उससे आप एक कदम आगे बढ़ गया, आपने दोनों ही इंक्रीज कर दिया, तो आपकी प्लेस ऑफ की पोजीशनिंग चेंज हो गई। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब उसके बाद सेकेंड इफेक्ट क्या आता है, टैक्स टॉलरेंस एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। ये क्या होता है, अब जैसे ही आपकी वॉर फिनिश हुई, जब वॉर फिनिश हो गई तो क्या होगा, सब चीज़ें डिक्रीज की जाएंगी। तो सब चीज़ें डिक्रीज कर जाएंगी, लेकिन उतनी नहीं डिक्रीज की जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीपल क्या
होते हैं उन पे टैक्स बर्डन पड़ चुका है, एक्सपेंडेड टैक्स बर्डन उन पे आ चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं उस वॉर टाइम पे, जितना भी लंबा वॉर चला हो उन्होंने उस टैक्स बर्डन को एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ चुकी है, सैक्रिफाइस लेवल उनका बढ़ चुका है जो कि वॉर के टाइम था। तो इसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, वो उस चीज़ को बियर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप डिक्रीज़ भी करते हैं तो आप पूरा डिक्रीज़ नहीं करेंगे, बीइंग एन गवर्नमेंट आप पूरा डिक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी टॉलरेंस लेवल है, वो आराम से उस चीज़ को बियर कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ सेकेंड इफेक्ट, टैक्स टॉलरेंस एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। एंड थर्ड इफेक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे अब वापस से आप आ रहे हैं, वॉर ख़त्म हो गया, उनके टैक्स बर्डन की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, कुछ टैक्स कम किए, पूरे सारे कम नहीं किए, पर तो क्या हो गया, टैक्स बर्डन है उन पे एक्स्ट्रा, तो आपकी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रही है। अब एक्सपेंडिचर भी आप कम करेंगे पर सारे नहीं कम करेंगे, तो कंसंट्रेशन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इंक्रीजिंग टैक्स टॉलरेंस की वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके हाथ में आ जाती है, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो गया, उनके पास एक्सपेंडिचर्स के ऑप्शन खुल गए, तो गवर्नमेंट पे पूरे हाथ पे गवर्नमेंट के हाथ में ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ों को एक लार्जर लेवल पे खुद के ऊपर ले लेती है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेन और लीड रोल प्ले करती है, रिवेन्यूज़ उनको जनरेट हो रही होती हैं, क्योंकि वॉर वो डील कर रही होती है तो ज़्यादा रिवेन्यू उनको जनरेट होती हैं, तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा वो करती हैं। तो ये हो गया पूरा इनका पिकॉक वॉइसमैन हाइपोथेसिस थ्योरी। तो क्या हो गया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने का, जैसे वैगनार्स ने कहा था कि बढ़ाना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, इमरजेंसी या वॉर का टाइम पीरियड, क्योंकि इमरजेंसी और वॉर टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा चीज़ें उन पर टैक्स बर्डन डाल देते हैं, और जब वॉर और इमरजेंसी खत्म भी हो जाती है तब भी हम प्रीवियस वाले सिनेरियो में कभी नहीं पहुँचते, उससे हम आगे ही रहेंगे, हम कम करेंगे लेकिन हमेशा लास्ट सिनेरियो से ऊपर ही रहेंगे, इसीलिए ये स्टेप्स में इंक्रीज होती है। कैनन मीन्स होता है जनरल रूल्स, लॉ या प्रिंसिपल्स। जब हम कोई चीज़ फ्रेम करते हैं तो जिस प्रिंसिपल्स के साथ, जिस नॉर्म्स के साथ, जिस रूल्स के साथ फ्रेम करते हैं वही है आपके कैनन्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स की पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रही होती है, उसको फॉर्मुलेट कर रही है कि हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कैसे करने, कहाँ करने, क्या करने, तो उस पॉलिसीज़ को बनाने के लिए उन्हें जिन नॉर्म्स या जिन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए उसी को हम कहते हैं कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। ये जो कैनन है वो जॉर्ज फिनले शिराज के थ्रू दिए गए थे, एक इकोनॉमिस्ट है फिनले शिराज, और इसीलिए कई बार एग्जाम्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फिनले शिराज के कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिस्कस करिए। तो ये उनके नाम से भी पूछा जाता है और बिना उसके भी सिर्फ कैनन करके भी पूछा जाएगा, तो ये यही कैनन्स आते हैं जो कि फिनले शिराज ने ही दिए थे, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको डील करेंगे जो कैनन्स हैं सारे, लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक हो जाता है और कैनन ऑफ टैक्सेशन एक दूसरी चीज़ हो जाती है। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हमसे क्या कह रहा है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो एक्सपेंडिचर्स करने से पहले उनको क्या पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए, एक्सपेंडिचर करते वक्त किन बातों का, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन रूल्स पे एक्सपेंडिचर्स की पॉलिसी बनानी चाहिए। वहीं जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है वो क्या कहता है, टैक्सेशन क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है, टैक्स लगाती है, टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक पे, तो टैक्स रेट लगाते वक्त, टैक्स रेट को फ्रेम करते वक्त, टैक्स के रूल्स बनाते वक्त उनको कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसे हम कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। और कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने दिया था, और यहाँ पे कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसने दिया था, फिनले शिराज ने दिया था। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कौन सा अच्छा है। जैसे आप कहते हैं एक अच्छी चीज़ के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप इस बात से अगर इसको फ्रेम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारे कैनन्स याद हो जाएंगे। कैनन ऑफ टैक्सेशन में भी यही दिमाग में रखिए कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम आप कब कहेंगे, कि क्या रूल के साथ वो होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, है ना, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो वो जो नॉर्म्स है ना उसी को कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। इसी तरीके से कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी वो रूल्स होंगे, ठीक है। अब फिनले शिराज के दिए गए कैनन्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी पहला हो गया। कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिकल हो, जैसे कहते हैं ना बचत के साथ, इकोनॉमिकल, जो ज़रूरत हो जितना उतना ही करना चाहिए। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करे तो उसे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे एक्सपेंडिचर ना करे जो वेस्टफुल हो या अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है उन एक्सपेंडिचर्स को ना करे। देखिए इकोनॉमिकल होने का मतलब, ये इकोनॉमी का मतलब कहता है कि अगर आप अपना पैसा हो,
प्राइवेट हो, प्राइवेट एक्सपेंडिचर करने जाते हो, इंडिविजुअल लेवल पे खर्चा करने जाते हो, तो आप क्या कोशिश करते हो कि कम पैसे में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, है ना। आप बिना मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके नहीं आते हो कि जो चीज़ आपको 50 की मिल सकती है आप उसके लिए 200 रुपये दे के नहीं आओगे, है ना। आप यही कोशिश करोगे कि आपको 200 की चीज़ 50 में मिल जाए। तो सिमिलरली जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसे उस वक्त भी यही बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये उनके अपने पैसे तो है नहीं, पब्लिक के पैसे हैं। तो उस वक्त उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो इकोनॉमिकल हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पैसा खर्च किया जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च किया जाए, राइट। और वो खर्चे प्रोडक्टिव हो, मतलब उन्हीं चीज़ों पे खर्चा किया जाए जो आपको रिजल्ट कैसा दो, प्रोडक्टिव रिजल्ट दे, जिनसे कोई फ़ायदे होने वाले हों, ठीक है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल की बात कर रहे हो, आप बचत के साथ काम करने की बात कर रहे हो तो आप एंड रिजल्ट को भूल जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। मान लीजिए कि मुझे ये मेरा काम है कि ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराने के लिए मैं एक्सपेंडिचर करने वाली हूँ, तो अब बीइंग इन गवर्नमेंट में इस ब्रिज को फ्रेम करवा रही हूँ, इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, उसके लिए एक्सपेंडिचर करना है, तो इकोनॉमिकल करने के लिए मैं उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ना। तो आपको एंड रिजल्ट उस एक्सपेंडिचर के लिए जो आपने रिजल्ट सोच के रखा था, जो प्रीडिटरमाइंड आपका ऑब्जेक्टिव था, उस एक्सपेंडिचर के साथ वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए, वो अचीव हो आपका। तो उसे कहते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो ज़रूरी है उस पर खर्चा करो, खर्चे प्रोडक्टिव होने चाहिए, जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, उन एक्सपेंडिचर को अवॉइड करें, और कम पैसे में ज़्यादा चीज़ों को पा सके, इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नेक्स्ट कैनन क्या कहते हैं, कैनन ऑफ सरप्लस। कैनन ऑफ सरप्लस का मतलब क्या हो गया, देखिए सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, सरप्लस में है, पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हैं। तो सरप्लस इन द सेंस कि जितना रेवेन्यू है और जितना आपको खर्चा करना है, तो ऐसा ना हो कि खर्चा ज़्यादा हो रेवेन्यू कम हो, आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो खर्चा कम करना पड़े, तो हमेशा सरप्लस की पोजीशन होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैनन क्या, एज फार एज पॉसिबल डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट शुड बी अवॉइडेड। अब डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा मतलब क्या हो गया कि आपके पास रेवेन्यू 100 की थी और आपने बजट जो आपने खर्चे के लिए तैयारी की, बजट बनाया, वो बना लिया 120 का, तो आप 20 रुपये तो शॉर्टेज आ गया ना, उसको कहते हैं डेफिसिट, है ना, डेफिसिट बजट। मैंने घाटे का बजट बना दिया, रेवेन्यू तो 100 की और एक्सपेंडिचर मैंने 120 के तैयार कर दिए, तो 20 रुपये मेरे घाटे के हो गए, डेफिसिट हो गया। तो हमें डेफिसिट में नहीं रहना, हमें कैसे रहना है, सरप्लस में रहना है। 100 रुपये अगर मेरी रेवेन्यू है तो मुझे खर्च कितना करना चाहिए, आपको 85 95 का खर्चा करना चाहिए, जिससे कि मेरे पास 15 रुपये या 20 रुपये 25 रुपये का सरप्लस बचे, रेवेन्यू मेरी बची रहे, उसको कहते हैं कैनन ऑफ सरप्लस। पर अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे इंडियन बजट में पहले हम एक्सपेंडिचर तैयार करते हैं और देन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करते हुए हम रेवेन्यू फ्रेम करते हैं, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही रहा है, हमेशा ही ऐसा रहा है कि हम डेफिसिट बजट में रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ना कि बुद्धिमानी का काम है कि गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट बनाए, लेकिन करंट सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये कैनन एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं पड़ता है हमारे लिए, इस सिनेरियो में फिट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कैनन होता है कैनन ऑफ सैंक्शन। अब अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसकी प्रॉपर सैंक्शनिंग होनी चाहिए, है ना, पास होना चाहिए वो। अब कैनन ऑफ सैंक्शन इसको 3 तरीके से होता है, पर तरीका क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सैंक्शन का मतलब प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसका प्रॉपर अप्रूवल दे, ये देखा जाए कि हाँ भाई एक्सपेंडिचर जायज़ है, इसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा, ये वेस्टेज नहीं है, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिवेंट करने के पर्पज़ से अथॉरिटीज़ इसको अप्रूव करती हैं। अब ये जब हम अप्रूव करने की बात कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ के सैंक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 तरीके से सैंक्शन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव सैंक्शन, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, और एक होता है टेक्निकल सैंक्शन। ये चीज़ क्या होगी, जैसे लेजिस्लेटिव सैंक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई एक्सपेंडिचर होता है ना, आप सुने होंगे जब आपकी बजट स्पीच आती है तो आपने देखा होगा कि इतने करोड़ का बजट इस सेक्टर को दिया गया है ना, हम इतना एक्सपेंडिचर इस सेक्टर को करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने बताया, हमने प्रपोज किया कि हम 500 करोड़ रुपए एजुकेशन पे देने वाले हैं। अब उस पर क्या हो गया, जो दोनों हाउसेज हैं ना वो सैंक्शन करते हैं, वो परमिशन देते हैं, परमिट करते हैं कि हाँ भाई हाँ इस सेक्टर को इतने पैसे लगने चाहिए, तो वो क्या हो गया, लेजिस्लेटिव सैंक्शन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का मतलब हो गया कि प्रॉपर जो अथॉरिटीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया को, जैसे अब एजुकेशन पे आप दे रहे हो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है आपकी वो उस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो देखा जाए कि हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री उस चीज़ में इन्वॉल्व है नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं है, तो वो उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर को जो एडमिनिस्ट्रेट करने वाले अथॉरिटीज़ हैं वो उसको सैंक्शन करें, प्रॉपर तरीके से सैंक्शन करें, कंट्रोल कर सकें। और टेक्निकल सैंक्शन कहता है कि टेक्निकलिटी वाकई में कितना लगना चाहिए, कितना खर्च हो जाना चाहिए, वो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके वो सैंक्शनिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा
कि मैं एक हॉस्पिटल बनवाने वाली हूँ, उस हॉस्पिटल में मेरे 2 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, ठीक है। अब ये अगर ये मेरा प्रपोज्ड है तो लेजिस्लेटिव सैंक्शन 2 करोड़ उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए लोकसभा में पास हो गया, तो लेजिस्लेटिव सैंक्शनिंग हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया, हॉस्पिटल्स का काम कौन देख रहा है मेरा, तो जो ये मिनिस्ट्री वगैरह डिपार्टमेंट है, वो जो मिनिस्ट्री हैं या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उनको वो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, ये हॉस्पिटल सही बनाया जा रहा है, इस पर ये जो खर्चा किया जा रहा है सही है, जायज़ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ने भी परमिशन दे दिया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में आ गया। अब टेक्निकल क्या कहता है, अब वाकई में इस हॉस्पिटल को बनाने में 2 करोड़ लगेंगे, तो जो आर्किटेक्ट हैं, जो उसमें मशीनरीज पड़ने वाली हैं, जो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले हैं, जो डॉक्टर्स की जाने वाली है, वो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन कहेंगे हाँ ये 2 करोड़ लगेंगे, नहीं भाई, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कह दे कि नहीं 2 करोड़ नहीं, ये तो ज़्यादा ही है, ये 1.5 करोड़ में हो जाएगा। तो मतलब आपको हर लेवल पे इसकी सैंक्शनिंग करानी होती है, तो इसे कहते हैं कैनन ऑफ सैंक्शन। जो भी गवर्नमेंट खर्चा करने जा रही है उसकी प्रॉपर सैंक्शनिंग कराओ, प्रॉपर अप्रूवल कराओ, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है कैनन ऑफ बेनिफिट। कैनन ऑफ बेनिफिट हमसे क्या कहता है, कहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका जो बेनिफिट है वो सब पे पाए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव करे। अब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है वो डॉल्टन ने दिया था, और ये प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये कहता है कैनन कि इस जो भी आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव जो उसका मोटिव हो वो सोशल वेलफेयर का मोटिव होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर ना हो जिसका जो ऑब्जेक्टिव हो सोसाइटी के वेलफेयर में ना हो, बल्कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेनिफिट पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को मिल रहा हो, किसी ग्रुप को मिल रहा हो, कास्ट को मिल रहा हो, इस तरह का बेनिफिट नहीं हो, इस तरह का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऐसा जिसका सोशल बेनिफिट मिलने वाला हो। जैसे मैंने कह दिया कि मैं पर्टिकुलरली एक एरिया पे ही काम करूँगी, मैं सिर्फ गुजरात में डेवलपमेंट करूँगी, या मैं सिर्फ दिल्ली में डेवलपमेंट करूँगी, मैं पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करूँगी, या मेरा जो होम कंट्री है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरी जो होम कंट्री वो है, होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं उस होम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट करूँगी। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है। बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, जो एक खर्चा हो वो सबके लिए हो, एक के लिए नहीं, किसी एक सेक्टर को उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और कैनन क्या हो गया, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिकली वो 4 इंपॉर्टेंट कैनन हो गए। उसके बाद क्या आता है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या कहता है कि इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, कंट्री को जब ज़रूरत हो तो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ को आप बढ़ा सको या घटा सको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। कंट्री में अभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो उसको आप एक्सपेंड कर पाओ, कम करने की ज़रूरत है तो उसको डिक्रीज़ कर पाओ। अगर हम सिनेरियो से समझे तो इन्फ्लेशन है तो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना होगा, रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास डिफ्लेशन की सिचुएशन पड़ रही है तो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम सिनेरियो के हिसाब से इसमें फ्लैक्सिबिलिटी ला सकें और ये इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्टेबल हो। हमेशा चेंज हो रही है क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, अलग अलग टाइम पीरियड्स है, उसके हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर क्या हो सके, चेंज हो सके। तो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं कि एक्सपेंडिचर ऐसे फ्रेम करें कि आप उसको बढ़ा घटा सकते हो। नेक्स्ट कैनन है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या कहता है कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उससे कंट्री में जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव हो, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, है ना। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि लोगों की काबिलियत, एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट बढ़े, विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट बढ़े। जब हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी जगह एक्सपेंडिचर करेंगे कि लोगों की काबिलियत, लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे, अच्छे रोड्स बनाए जा रहे हैं, अच्छा आपका पूरा इकोनॉमी है, मतलब अच्छा रोड्स वगैरह है, या हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, तो मतलब प्रॉपर तरीके से आपका इंफ्रा तैयार किया जा रहा है, राइट। ट्रांसपोर्ट्स को अच्छा बनाया जा रहा है, बेटर बनाया जा रहा है, नेटवर्क अच्छा आपको दिया जा रहा है। जब नेटवर्क अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा काम करेंगे। इरिगेशंस, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो हम सिंचाई वगैरह के लिए भी प्रॉपर चीज़ें बना रहे हैं, प्रॉपर खर्चे उस पर कर रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर स्मूथली हो सके। एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो जैसे राइस है, वीट है, तो हम इनमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम एक्सपेंडिचर करें, तो एक्सपेंडिचर में ऐसा करना जिसका प्रोडक्टिव रिजल्ट हो, तो वो क्या कहता है, तो वो एक्सपेंडिचर जायज़ होते हैं। और इस एक्सपेंडिचर करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स की आई है कौशल विकास योजना, वो क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है,
प्राइम मिनिस्टर्स की, या ट्रेनिंग दे रही है, मनरेगा वगैरह कर रही हैं, स्किल्स को डेवलप कर रही हैं, आपको सोलर सिस्टम बनाना सिखा रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा रही है। तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी स्किल डेवलप करेगी, तो आपको क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी ला दी, अब 10th 11th 12th से ही क्या आपकी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया गया, ये आपके एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। तो जब आप में स्किल्स रहेगी ना, तो आप किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं आएंगे। ये जो हम कहते हैं ना बेरोजगारी है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप में अगर कैपेबिलिटी है, आपकी स्किल्स है ना, तो आप कभी बैठ ही नहीं सकते हो, आप काम करोगे, आप नया एरिया नया सेक्टर ढूंढ लोगे, आप काम करते ही जाओगे। अब आप में स्किल्स है, आपको कुछ नहीं आता, आप टोकरी बनाना जान रहे हो, है ना, आप बुनाई करना जान रहे हो, जो कि आप देखोगे तो जो भी हमारे ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इन चीज़ों में स्किल डेवलप कराई जा रही है। तो अगर आप ये जान रहे हो तो आपको रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, इसी को बनाना शुरू कर दिए। अभी आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे इन्हीं चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, हैंडमेड चीज़ों का। हमारे यहाँ हैंडमेड टेक्सटाइल्स वगैरह को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारी स्किल डेवलप करेगी। तो एक्सपेंडिचर आप ऐसी जगह करो ना जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। तो ये कैनन फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए। और लास्ट कैनन हमारा था कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, आपके लोग, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़, जैसे फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट बैठती है, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट बैठती है। तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए ना कि कोऑर्डिनेशन हो। अब स्टेट गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, स्टेट में रेवेन्यू आई, स्टेट रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम अपने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, 2-3 हॉस्पिटल बनाएंगे। उधर सेंट्रल ने भी क्या कह रखा है कि हम 15 हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। अब वो भी 15 हॉस्पिटल क्या करेगी, सेंट्रल है तो कहाँ बनाएगी, अलग अलग स्टेट में ही तो बनाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट किसी और की है तो वो भी हॉस्पिटल बना रही है, तो ये डुप्लीकेशन हो गया ना। तो क्या होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो, एक ही चीज़ पे आप अलग अलग टाइप से एक्सपेंडिचर मत करिए। डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अवॉइड करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में सेंट्रल काम कर रही है तो आप हॉस्पिटल में नहीं, किसी और सेक्टर पे काम करो, अलग सेक्टर में स्टेट को डेवलप करो। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर के केस में, राइट। और एक और हमारा है कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि आप जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि गैप ना आने पाए, इनइक्वालिटी ना आने पाए। तो जो इनकम और वेल्थ है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम रिच से लेके पुअर को वो प्रोवाइड करें, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, इनइक्वालिटीज़ क्या हो सके, कम हो सके, रिड्यूस हो सके, हमें एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हुई होंगी कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।